कई प्रिंसिपल्स ने सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश की, लेकिन मॉडर्न टेक्निक ने आखिरकार इसकी शालीनता को सबको समझा दिया। सबकॉन्शियस माइंड हमारे सेंसेस से रॉ डेटा कलेक्ट करता है और इसे हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए समराइज करता है। बॉडी लैंग्वेज हमें अनजाने में दूसरों के बिहेवियर और ओपिनियन को एक्सप्लेन करने की परमिशन देती है। हमारी आवाज में छोटा सा बदलाव दूसरों के सामने हमारी अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करता है और हमारे कैरेक्टर के नेचर को शो करता है। हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी यादों के गैप को भर देता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। हमारे इमोशंस सबकॉन्शियस बायसेस और सेंसरी डेटा से जनरेट होते हैं, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड उनकी जड़ों को अनकवर नहीं कर सकता है। जब हम पुरानी बिलीव्स को डिफेंड करते हैं तो हम डिसीजन लेने में वन साइडेड होते हैं। हम सभी सोचते हैं कि हम स्पेशल हैं और ये हमें अपनी कैपेबिलिटीज को कम आंकने की तरफ ले जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सोशेबल होने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि एक्सक्लूजन के रिजल्ट में बीमारी शामिल है। हमारा सोशल बिहेवियर दिमाग और सबकॉन्शियस हैबिट के केमिकल से डिटरमाइन होता है। लोग स्टीरियोटाइप्स और लेबल पर भरोसा करते हैं, जो इस बात को इन्फ्लुएंस करता है कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं। ग्रुप के साथ पहचान करने की हैबिट ग्रुप मेंबर के फेवर में और नॉन मेंबर के खिलाफ धारणा को बढ़ावा देती है। हम क्या खरीदते हैं से लेकर किसे वोट देते हैं, हम लाइफ में अपने चुने जाने वाले ऑप्शंस को बेस बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन बिहेवियर में है, तो ये बुक इस बात का एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक्शंस और डिसीजंस को कैसे शेप देता है। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करने वाली हिडन फोर्सेस का पता लगाना चाहते हैं, तो ये बुक एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक सबलिमिनल, हाउ योर अनकॉन्शियस माइंड रूल्स योर बिहेवियर के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर को कैसे रूल करता है, जिसे लियोनार्ड मोडिनाउ ने लिखा है। क्या आपको पता है हम डिसीजन कैसे लेते हैं? क्या हम सभी फैक्ट्स को सामने रखकर अपना ओपिनियन बनाते हैं या अपने सबकॉन्शियस माइंड के सजेशन से डिसीजन लेते हैं? यही सब हम इस बुक में डिटेल में समझने वाले हैं। कॉन्शियस इंसान बनकर फैक्ट्स पर डिसीजन लेने की बजाय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही चलते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इन्फ्लुएंस हमें अजीब और फैक्टलेस चीजें करने के लिए इंस्पायर करता है। इस बुक समरी को सुनने से आप धीरे धीरे लाइफ से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब समझ पाएंगे। बुक में ऐसे 13 आइडियाज बताए गए हैं, जिन्हें समझकर आप सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके को समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम बुक और वीडियो की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कई प्रिंसिपल्स ने सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश की, लेकिन मॉडर्न टेक्निक ने आखिरकार इसकी शालीनता को सबको समझा दिया। सदियों से फिलोसफर्स ने सबकॉन्शियस माइंड के नेचर के बारे में अंदाजा लगाया है। एग्जाम्पल के लिए 1700 के दशक में इमैनुअल कांट ने बताया था कि हमारा माइंड ऑब्जेक्टिव रियलिटीज को एक्सपीरियंस नहीं करता, बल्कि ये अपनी खुद की रियलिटी बनाता है। फिर 1900 में सिगमंड फ्राइड ने सबकॉन्शियस माइंड की एक एक्सप्लेनेशन दी, जो बहुत फेमस हुई। फ्राइड ने कहा कि नेगेटिव अट्रैक्शन और पेनफुल मेमोरीज के कारण सबकॉन्शियस माइंड अक्सर अबनॉर्मल और अनहेल्दी हो जाता है। हालांकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड के सीक्रेट्स को अनलॉक करना इतना मुश्किल था, इसलिए बाद में रिसर्चर्स दूसरे एरियाज में जाने लगे। कई साइंटिस्ट ने ये तर्क देना शुरू किया कि इंसान जानवरों की तरह ही थे, जिनमें कंप्यूटर की तरह कॉम्प्लेक्स लेकिन समझने लायक मशीन की तरह दिमाग था। हालांकि 1980 के दशक तक नई रिसर्च ने सबकॉन्शियस में हमारे इंटरेस्ट को फिर से जगा दिया, और साथ ही नई टेक्नोलॉजी ने आखिरकार हमें दिमाग के बनने और काम करने के प्रोसेस को समझने में कैपेबल बना दिया। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नाम की टेक्नोलॉजी ने न्यूरोसाइंटिस्ट को 3D प्रिसिशन के साथ दिमाग के ब्लड फ्लो में बदलाव और स्ट्रक्चर को स्कैन करने में हेल्प दी। इस इन्फॉर्मेशन से हमें सबकॉन्शियस को समझने में काफी हेल्प मिली है। इससे हम दिमाग की 3 इंटरडिपेंडेंट लेयर्स के बारे में जानते हैं। सबसे गहरी और सबसे पुरानी लेयर रेप्टाइल है, जो सांस लेने, खाना खाने और लड़ाई या फ्लाइंग इंस्टिंक्ट जैसे कामों को करने के लिए जिम्मेदार है। फिर दूसरी लेयर है, इस हिस्से पर सोफिस्टिकेटेड ओल्ड मैमेलियन या लिम्बिक सिस्टम होता है, जो सबकॉन्शियस सोशल परसेप्शन की, आप सोसाइटी को लेकर कैसा सोचते हैं और बिहेव करते हैं, इसके लिए जिम्मेदार है। इसके ऊपर नियोकॉर्टेक्स है, जो गोल से जुड़े एक्शंस और कॉन्शियस थॉट को बढ़ावा देता है। ये देखने, उंगली और चेहरे के भावों को एक्सप्रेस करने से भी जुड़ा है। हम इंसानों में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे सेंसेस से रॉ डेटा कलेक्ट करता है और इसे हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए समराइज करता है। अगर आपको एक तेज अचानक से धमाका सुनाई देता है, तो संभावना है कि आप तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी खतरे को महसूस करता है तो ये आपको खतरे से बचाने के लिए ऑटोमेटिकली काम करता है। एनवायरनमेंट की ये सबकॉन्शियस अवेयरनेस हमारे पूर्वजों में कॉन्शियस अवेयरनेस से बहुत पहले डेवलप हुई थी। इसका प्राइमरी गोल हमें जिंदा रखना, पॉसिबल खतरों से बचना और खाने और साथियों की तलाश करना था। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस डेटा को हमारी सभी सेंसेस से इकट्ठा करता है और इसका यूज हमें सेफ रखने के लिए करता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल लाइट है। आंखों से मिली लाइट का यूज करके जो भी हम देखते हैं उसको दिमाग के एक छोटे से हिस्से में पहुंचाया और प्रोसेस किया जाता है, जिसे विजुअल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। लेकिन जब लोगों का विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है तब भी सबकॉन्शियस माइंड चीजों को छूकर पहचान करने में हमारी हेल्प करता है। इसे ब्लाइंडनेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान जिसे स्ट्रोक हुआ था और वो अंधा हो गया था, उसके दिमाग के दोनों विजुअल हेमिस्फेयर या देखने वाले सेल्स डैमेज हो गए थे। फिर भी उसकी आंखों में अभी भी नॉर्मल रोशनी आ रही थी और उसका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी इसका यूज करने में कैपेबल था। रिसर्चर्स ने पाया कि वो आदमी अंदाजा लगा सकता है और उसे दिखाया गया चेहरा खुश था या गुस्से में था, वो इसे बिना किसी परेशानी के पहचान सकता था। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड सेंसेस से जो डिटेल रिसीव करता है वो इनकम्प्लीट है। इसे इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड भी इन्वॉल्व होता है। सबकॉन्शियस माइंड सभी रॉ इन्फॉर्मेशन को लेता है और उन्हें फिल्टर करता है। फिर कॉन्शियस माइंड उनके बेस पर डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारी दोनों आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ सेल्स आंख को माइंड से जोड़ते हैं। हमारी आंखें भी हर सेकंड कई बार अनजाने में इधर उधर झटके मारती है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम और कभी फोकस के साथ तो कभी थोड़ी कम फोकस के साथ। इस तरह आप आंखों में इरेगुलरिटीज को नोटिस करेंगे। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड देखी गई चीजों की एक क्लियर इमेज बनाने के लिए दोनों आंखों से उसे दी गई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके पुरानी इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस से ऑटोमेटिकली सोचकर कॉन्शियस डिसीजन लेता है। बॉडी लैंग्वेज हमें अनजाने में दूसरों के बिहेवियर और ओपिनियन को एक्सप्लेन करने की परमिशन देती है। हमारी बॉडी हमारे वर्ड्स की तरह ही एक्सप्रेसिव है। बॉडी लैंग्वेज के बिना हमें दूसरे इंसानों के इरादों को समझने में मुश्किल होगी। एग्जाम्पल के लिए, हम में से हर एक इंसान पॉसिबल खतरों, दोस्ती और रिलेशन जैसी चीजों का इशारा करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने पूर्वजों से बॉडी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट विरासत में मिला है और ये इंसानों के लिए भी उतना नेचुरल या जरूरी है जितना कि दूसरे जीवों के लिए है। एग्जाम्पल के लिए, हम अपने भाइयों और बहनों के साथ शांति से रहना पसंद करते हैं और बॉडी लैंग्वेज से इसी तरह के सिग्नल देते हैं, जबकि दूसरों के साथ डिफेंसिव पोजीशन में रहते हैं। इसी तरह अपने से ज्यादा पावरफुल बंदरों के हमले से बचने के लिए कमजोर बंदर अपने दांत को खोल देते हैं, जबकि चिंपैंजी मुस्कुराकर यानी कि दांत दिखाकर ये सिग्नल देते हैं कि वो दूसरों के लिए खतरा नहीं है। मुस्कान भी इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट सिग्नल है, लेकिन ये नकली नहीं बनाई जा सकती। मुस्कुराने के लिए हमें मुंह के दोनों तरफ की मसल्स और आंखों के आसपास के हिस्से को ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, जो किसी पर्पस से ही होती है। इसे हम जानबूझकर इधर उधर नहीं कर सकते। न सिर्फ इससे असली या नकली हंसी का पता चलता है, बल्कि चेहरे के एक्सप्रेशन असली हंसी के दौरान नेचुरल होते हैं। दुनिया भर की ट्राइब्स डर या हेट जैसे एक्सप्रेशन की पहचान इसी तरह से करती हैं। हालांकि बॉडी लैंग्वेज सोशल सिग्नल्स को एक्सप्रेस करने तक लिमिटेड नहीं है। इसके जरिए हम लोगों से अपनी उम्मीदों को कम्युनिकेट करते हैं और बिना किसी इरादे के उनके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी आवाज में छोटा सा बदलाव दूसरों के सामने हमारी अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करता है और हमारे कैरेक्टर के नेचर को शो करता है। बहुत से लोग एवोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन ये कहते हुए करते हैं कि आदमी डोमिनेंस और सेक्स चाहता है, जबकि औरतें एक वफादार साथी और बच्चे चाहती हैं। इसका रिजल्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज, स्पेशली हमारी आवाज की टोन और पिच से दिखता है। दरअसल सेक्सुअल सक्सेस के लिए आदमी और औरतें अनजाने में अपनी आवाज को एडजस्ट करते हैं। एक रिसर्च में आदमियों के ग्रुप ने एक औरत के साथ डेट के लिए कंपटीशन किया। रिसर्च से पता चला कि जब किसी आदमी से औरत ने बात करना शुरू की तो उसने अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल महसूस किया। इस तरह आदमियों ने औरतों से और आपस में बात करते हुए अपनी आवाज की पिच को कम और ज्यादा किया। दूसरे रिजल्ट से पता चला कि औरतों को ओव्यूलेशन के दौरान कम पिच वाली आवाजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। उस टाइम औरतों की आवाजें भी स्मूथ हो जाती हैं, जो इस प्रोसेस के दौरान आदमियों को अट्रैक्ट करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि औरतों की कम पिच वाली आवाजों की तरफ आदमी सबकॉन्शियसली क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका जवाब टेस्टोस्टेरोन सिस्टम से जुड़ा है। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्सुअल हार्मोन है। ये जिस आदमी में ज्यादा होता है उसके बच्चे पैदा करने की संभावना ज्यादा होती है और ऐसे आदमी आमतौर पर औरतों की कम पिच वाली आवाज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनसे भी कम पिच वाली आवाज में बात करना पसंद करते हैं, जिससे औरतें भी उन्हें कम टेस्टोस्टेरोन और हाई पिच वाले आदमियों के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद करती हैं। ये तब पता चला जब एक साइकोलॉजिस्ट तंजानिया जंगल के उन आदिवासी ग्रुप से मिले जिनके पास गर्भ निरोधक के कोई तरीके नहीं थे। उन्होंने पाया कि हाई टेस्टोस्टेरोन वाले आदमियों ने ज्यादा बच्चों को जन्म दिया। ये शो करता है कि औरतें कम आवाज वाले आदमियों का फेवर क्यों लेती हैं। लोग दूसरों की आवाज के बेस पर भी उनके कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं
इस पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट ने वोकल रिकॉर्डिंग्स ली और उन्हें मिलाया ताकि इसके पीछे के मतलब के बिना आवाज की क्वालिटी या पिच को सुन सके। उन्होंने आवाज की स्पीड और पिच को भी एडजस्ट किया और पाया कि ऊंची आवाजें ज्यादा बेईमान और चिंतित थी और कम ट्रस्टवर्दी थी। धीमी आवाजें जेन्युइन और इंस्पायरिंग लगती थी लेकिन ज्यादा एफर्टलेस लग रही थी, जबकि ऐसी आवाजें जो कभी तेज या कभी सॉफ्ट थी उन्हें मोटिवेटेड, नॉलेजेबल और अट्रैक्ट करने वाली माना गया। एग्जाम्पल के लिए एक यंग लीडर के रूप में मार्गरेट थैचर अपनी पार्टी को जिताने के लिए पब्लिक के बीच जाकर अपनी स्पीच से पब्लिक का साथ हासिल करके पार्टी को ऊपर उठाना चाहती थी, लेकिन उसके साथ के मेंबर्स ने उनकी आवाज पर फीडबैक देते हुए बताया कि उनकी ऊंची आवाज थोड़ी ज्यादा लाउड है। उन्होंने अपनी पिच को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की और एंड में उनकी नई पावरफुल आवाज ने उन्हें यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बनने में हेल्प की। मार्गरेट हिल्डर थैचर 20वीं शताब्दी में सबसे लंबे टाइम 1979 से 1990 के लिए यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर रही थी और वो एकमात्र महिला थी जिन्होंने ये जिम्मेदारी इतने लंबे टाइम तक अच्छी तरह संभाली थी। हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी यादों के गैप को भर देता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। हम अपने दिमाग की मेमोरी पावर को कितना भी पसंद करें, लेकिन हमारा दिमाग वीडियो कैमरा नहीं है जो हमारे बाद के रिकॉल के लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हो, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग के लिए प्रेशर बनने लगती है। इसलिए दिमाग हर बात को याद रखने की बजाय हमारी मेमोरीज को हमारे कई सारे एक्सपीरियंसेस से जोड़ देता है, जिससे वो एक्सपीरियंस फील होते ही उससे जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद आने लगती है। इम्पॉर्टेंट मेमोरीज में दोस्त और दुश्मन, शिकार और शिकारी शामिल हैं कि वो कहाँ पाए जाते हैं और अपने घर कैसे पहुँचा जाए। इसे एक बार में आसानी से याद करने की काबिलियत हमें हमारे शुरुआती पूर्वजों से मिली है। शायद आप सोच रहे होंगे कि याद रखने का ये तरीका हमें चीजों को समझने और बेहतर करने में हेल्प करेगा, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ की हर मेमोरी को डिटेल में याद रखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी। एग्जाम्पल के लिए सोलोमन शेरवेस्की नाम का एक आदमी अपनी अमेजिंग मेमोरी के लिए फेमस था। वो बोले गए शब्दों की एग्जैक्ट सीरीज को याद कर सकता था, लेकिन कई बार उसे याद किए गए सेंटेंसेस का मतलब समझ नहीं आता था। इसलिए उन्होंने याद रखने के साथ ही उनके मतलब को समझने के लिए स्पीकर के बोले गए वर्ड्स को याद रखने के साथ ही साथ हर एक वर्ड के फेस एक्सप्रेशन को नोटिस किया। इसलिए अगली बार जब उन्होंने जाने पहचाने चेहरों से जो बातें सुनी थी, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को याद करके बातों को याद करने और स्पीकर को पहचानने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई। हम आमतौर पर अपने एक्सपीरियंसेस के छोटे छोटे हिस्सों को याद करते हैं। एक जैसे एक्सपीरियंसेस को कहानियों से जोड़कर सब कुछ एक साथ रखने में हेल्प मिलती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ही करता है। ये लाइफ से जुड़ी अलग अलग यादों और उन मोमेंट्स की कहानियां बनाता है और उन्हें उस मोमेंट से जुड़े किसी एक्सपीरियंस से जोड़कर माइंड में स्टोर कर लेता है। इसलिए दोबारा उस एक्सपीरियंस को याद करने से ही पूरी कहानी दिमाग में घूमने लगती है। लेकिन कभी कभी ये हमें गलतियां करने के लिए भी इंस्पायर करता है। ये रिसर्च से पता चला है कि 25% गवाह एक लाइनअप में से किसी गलत सस्पेक्ट को चुनते हैं, उनमें से 75% बेकसूर होते हैं। ऐसे ही एक मामले में एक रेप विक्टिम ने सस्पेक्ट्स में से एक आदमी को चुन लिया जिसे वो रेपिस्ट मानती थी और उसे उस क्राइम के लिए जेल जाना पड़ा, लेकिन असल रेपिस्ट लाइनअप में नहीं था। इस मामले की अच्छे से जांच करते हुए डीएनए चेकअप के दौरान पता चला कि असली रेपिस्ट वो नहीं बल्कि दूसरा आदमी था। विक्टिम ने दोनों आदमियों को देखने के बाद भी सबकॉन्शियस में बनी उस रेपिस्ट की इमेज को ठीक से पहचानने के बजाय रेपिस्ट के चेहरे को गलत तरीके से याद किया था। हमारे इमोशंस सबकॉन्शियस बायसेस और सेंसरी डेटा से जनरेट होते हैं, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड उनकी जड़ों को अनकवर नहीं कर सकता है। ह्यूमन माइंड हमारी फीलिंग को समझने में, हेल्प करने में पूरी तरह से कैपेबल नहीं है। ये एवोल्यूशन की लेगेसी है। हमारे पूर्वजों की मेन इंस्पिरेशन जिंदा रहना और ब्रीड करना या अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना था, ना कि खुद को समझना। इसलिए उन्होंने इसमें अपना ज्यादा टाइम नहीं लगाया, जिससे हमारे लिए अपने इमोशंस को पहचानना और उनसे डील करना और मुश्किल हो गया। ये मुश्किल इस फैक्ट से आती है कि हमारी फीलिंग्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से प्रोड्यूस होती है। इमोशन इन तरीकों से काम करते हैं। आसपास का माहौल हमारी सेंसेस को डेटा प्रोवाइड करता है, जिसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फिजिकल रिस्पॉन्स करता है। ये वो रिस्पॉन्स है जिसे हम इमोशन के रूप में महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस से प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स को सही ढंग से समझने और पहचानने में मुश्किल होती है। एग्जाम्पल के लिए एक रिसर्च में एक कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड करना था, तो इसके लिए मेल और फीमेल को हायर किया गया। रिसर्च में पता चला कि मेल के मुकाबले जिन मेल्स को एक अट्रैक्टिव फीमेल ने ऐड किया था, उन्हें बाद में कॉल करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बढ़ी हुई हार्ट बीट और आसपास के अवेयरनेस से मिलकर एक इमोशनल रिस्पांस पैदा हुआ, जिसने उनके कॉन्शियस माइंड में चुलबुलेपन का रूप ले लिया। फिर भी हमारी फीलिंग को समझने की ये डिसेबिलिटी हमें कॉन्फिडेंस से ये सोचने के लिए नहीं रोकती है कि हम उन्हें शेयर ना करें। जब हम अपने आप से पूछते हैं कि हम किसी को पसंद या नापसंद क्यों करते हैं,
तो हम डिटेल में बताने लगते हैं, लेकिन वो अक्सर हमारी सबकॉन्शियस फीलिंग के सही सिग्नल नहीं होते हैं। एक स्टडी में मेल कॉम्पिटिटर्स को 2 औरतों की तस्वीरें दी गई और उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन सी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। उन्होंने एक तस्वीर चुन ली। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स को फिर से वही तस्वीरें दी गई, लेकिन इस बार चेहरा छुपा दिया गया। उन्हें फिर से कार्ड देखने और ये समझाने के लिए कहा गया कि उन्होंने सिर्फ एक फोटो को ही क्यों पसंद किया। इस तरह कई अलग अलग औरतों की अलग अलग तस्वीरों के साथ ये स्टडी चलती रही। कॉम्पिटिटर्स का सीधा सा जवाब ये था कि वो अट्रैक्टिव लग रही हैं, लेकिन वो कोई भी सबकॉन्शियस में चल रही फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। मेल कॉम्पिटिटर्स को नहीं पता था कि कंपैरिजन के लिए रिसर्चर्स ने तस्वीरों को बदल दिया था, लेकिन अब भी उनके जवाब शुरुआती जवाबों की तरह ही थे। इस तरह हमारी फीलिंग्स सबकॉन्शियस बायसेस और आसपास के माहौल से मिले सेंसरी डेटा से जनरेट होती हैं। इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड कई बार इसके रीजन को समझ नहीं पाता। जब हम पुराने बिलीव्स को डिफेंड करते हैं तो हम डिसीजन लेने में वन साइडेड होते हैं। हमारा दिमाग 2 अपोजिट कैरेक्टर से मिलकर बना है। हमारे पास हमारा कॉन्शियस माइंड है जो एक साइंटिस्ट की तरह सोचता है, सबूतों को तोलता है और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की तलाश करता है। फिर सबकॉन्शियस माइंड है जो एक लॉयर की तरह काम करता है, पहले डिसीजन लेता है, फिर उसे सही प्रूव करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए हमारा लॉयर दिमाग 2 हिस्सों में ज्यादा मजबूत है। ये हमें उन कंक्लूजन का सपोर्ट करने की तरफ ले जाता है जो किसी अल्टरनेटिव की तलाश करने की बजाय हमारे बिलीव्स को मजबूत बनाते रहते हैं। साथ ही ये हमें नजरिए के अकॉर्डिंग फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने और अनफेवरेबल एविडेंस को अनदेखा करने के लिए इंस्पायर करता है। हम सब ऐसा करते हैं, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इसी तरह की धारणाओं और पुराने बिलीफ से बचे हुए नहीं हैं। वो कभी कभी लॉयर के कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड की तरह सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में साइंटिस्ट के ग्रुप का मानना था कि यूनिवर्स बिना किसी शुरुआत या एंड के एक स्टैटिक स्टेट में मौजूद है, जबकि दूसरे ग्रुप का मानना था कि ये एक बड़े धमाके के साथ शुरू हुआ था। जब 1964 में रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने बड़े धमाके के सबूत की खोज की और साबित हुआ कि यूनिवर्स की शुरुआत एक बड़े धमाके से हुई थी, तो कुछ स्टैटिक स्टेट के सपोर्टर्स 30 साल बाद भी बिना कोई ठोस सबूत होने के बावजूद अपने बिलीव्स पर कायम रहे। प्री डिफाइंड ओपिनियंस या कंडीशन इस बात से भी पता चलती है कि हम इन्फॉर्मेशन को कैसे समझते हैं। यहाँ तक कि जब अलग अलग लोगों को एक जैसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तब भी उनके पिछले बिलीफ इन्फ्लुएंस करते हैं और वो अलग अलग कंक्लूजन निकालते हैं। हम सभी सोचते हैं कि हम स्पेशल हैं और ये हमें अपनी कैपेबिलिटीज को कम आंकने की तरफ ले जाता है। 1959 में 3 मेंटली बीमार लोगों को एक साथ एक ही कमरे में रखा गया था जो खुद को यीशु यानी कि भगवान मानते थे। सब ये जानना चाहते थे कि ये उनके सेल्फ परसेप्शन को कैसे अफेक्ट करेगा। जब कुछ दिनों बाद उन्हें बाहर लाया गया तो एक ने अपना फेथ छोड़ दिया और अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्सेप्ट कर लिया। एक ने दूसरे पर बहकाने का आरोप लगाया, जबकि तीसरा अब भी पूरी तरह से अपने आप को यीशु ही मान रहा था। इस तरह सबूत के बावजूद 3 में से 2 ने अपनी इमेजिनेशन को बरकरार रखा। वो अब भी अपने आप को अंदर से भगवान ही मान रहे थे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस बताए गए एग्जाम्पल की तरह हम भी अपने आप को अपने तरीके से स्पेशल दिखाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि दूसरे रिस्पेक्ट करें। ये अपने आप को एक जनरस सेल्फ इमेज में एक्सप्रेस करने की चाहत से होता है। लोग ऐसा तब करते हैं जब उनके व्यूज आम लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए एक स्टडी में पाया गया कि एक हाई स्कूल सीनियर में से 75% स्टूडेंट्स ने खुद को एवरेज या अबव एवरेज की रेटिंग दी, जबकि 25% ने खुद को टॉप परफॉर्मर माना। लेकिन उनमें से सिर्फ 5% स्टूडेंट ही टॉपर बन पाए थे। इस तरह के खुद के बनाए हुए इल्यूजन्स आने वाली लाइफ में भी बने रहते हैं, जो लोगों को कई बार रियलिटी से दूर ले जाते हैं। इसलिए एक स्टडी से पता चला है कि कॉलेज के 94% प्रोफेसर अपने काम को अबव एवरेज मानते हैं, जबकि वो एवरेज पढ़ाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे खुद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया नजरिया रियलिटी से अलग होता है। हमें लगता है कि चीजें रियलिटी में जैसी हो रही हैं, हम उनसे बेहतर और तेजी से कर सकते हैं। इस तरह कई जगह उम्मीद से ज्यादा आशावादी होने से रिजल्ट पर फर्क पड़ता है। अक्सर इस वजह से नई बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स बजट से ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्लानर्स जरूरी टाइम से कम टाइम में उसे पूरा करने का गोल बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएस जनरल अकाउंटिंग ऑफिस ने अंदाजा लगाया कि खरीदी गई नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सिर्फ 1% टाइम लिमिट से पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता था। ये वास्तव में हमारी गलती नहीं है। दरअसल डेवलपमेंट ने हमेशा से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोगों का फेवर लिया और उन्होंने स्पेशल बनकर रिस्पेक्ट लेने की डिमांड की। ये एक स्पीसीज के रूप में हमारे सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। इसके बिना हम एक फिक्स सोसाइटी में बने रहते, कभी ग्रोथ के लिए कोशिश ही नहीं करते और शायद अभी भी पत्थर को औजारों में बदल रहे होते। तो लेसन ये है कि आप अपने आप को स्पेशल मानकर सीखना बंद ना करें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सोशेबल होने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि एक्सक्लूजन के रिजल्ट में बीमारी शामिल है। इससे पहले कि हम बात कर सकें या चल भी सके, हम दोस्ती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दुश्मनी से पीछे हट जाते हैं।
बच्चे उन चेहरों को छूना पसंद करते हैं जिन्हें वो दूसरों की हेल्प करते हुए देखते हैं, और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो उन्हें दूर भगाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सोशेबल होना, लोगों के साथ मिलना जुलना और दोस्ती करना हमारे नेचर में है, और ऐसा करने से हमारी हेल्प करने के लिए हमारा दिमाग हार्डवेयर से भरा है। इसमें नियोकॉर्टेक्स नाम का एक बॉडी पार्ट हमारी हेल्प करता है। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का एक सबसे नया हिस्सा है जो हमें लोगों के बीच रिलेशन को समझने में हेल्प करता है। हम सोसाइटी में इन स्किल्स का यूज करने में कैपेबल हैं क्योंकि हमारे पास वो है जिसे साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। सिर्फ इंसानों के पास ये समझने की अच्छी काबिलियत है कि हर कोई जो उनके साथ काम कर रहा है वो कौन है, वो सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और हर इंसान एक दूसरे से क्या चाहता है। रिसर्चर से पता चला है कि माइंड में नियोकॉर्टेक्स रेशियो और स्पीसीज के सोशल ग्रुप के साइज के बीच सीधा रिलेशन है। इसलिए गोरिल्ला 10 के ग्रुप में एक साथ रहते हैं, मकाक बंदर की प्रजाति 40 के ग्रुप में, और इंसानों का एवरेज ग्रुप 150 लोगों से मिलकर बनता है। इसमें सिर्फ करीबी दोस्त नहीं बल्कि परिवार और रिलेटिव्स भी आते हैं, और वो लोग भी जिनके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम सोशेबल नहीं रहे और हमें अकेला छोड़ दिया जाए? एक्सक्लूजन या अकेलेपन से न सिर्फ सोसाइटी से अलग होने की परेशान करने वाली फीलिंग्स होती है बल्कि फिजिकल कमजोरी भी फील होती है। फिजिकल पेन हमें दो तरफा अटैक से हिट करता है। ये हमारी सेंसेस और हमारी फीलिंग्स दोनों को उथल पुथल करने लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि माइंड का वो हिस्सा जिससे ये इमोशनल फैक्टर जुड़ा हुआ है, द इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये वही एरिया है जहाँ सोशल पेन होता है। इसका मतलब ये है कि हम अपने एक्सक्लूजन या अकेलेपन की फीलिंग्स को कम करने के लिए पेन किलर मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन इसी के साथ भी ये साबित हो चुका है कि सोशल एक्सक्लूजन या अकेलेपन से हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और लाइफ की उम्र कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी रहने के लिए, सोशेबल बनने के लिए पुश करता है। हमारा सोशल बिहेवियर दिमाग और सबकॉन्शियस हैबिट के केमिकल से डिटरमाइन होता है। साइंटिस्ट और फिलोसफर्स लंबे टाइम से ये साबित करते आ रहे हैं कि इंसानी रूप में हम बहुत यूनिक हैं। कोई दूसरी प्रजाति हमारी तरह मुश्किलों को नहीं समझ सकती, फिर भी हम उतनी रिमार्केबल प्रजाति नहीं है जितना हम सोचते हैं। दरअसल हमारे माइंड के कई एरियाज पुराने नेचर में पाए जाने वाले एक जैसे प्रिंसिपल से चलते हैं। इंसान और जानवर दोनों का बिहेवियर माइंड के केमिकल से चलता है। एग्जाम्पल के लिए, माइंड के कुछ केमिकल के निकलने से हमें भरोसा करने की पावर मिलती है। फिर भी बहुत प्रजातियां और इंसान कभी भरोसा और प्यार करते हैं और कभी नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, एक मादा भेड़ आमतौर पर कई बार तब अपने बच्चे पर गुस्सा करने लगती है जब वो दूध पीना चाहता है। वो सिर्फ पैदा करते टाइम ही उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन पैदा होने के बाद वो अपने पुराने गुस्से वाले रूप में वापस आ जाती है। ये सब उसके माइंड में ऑक्सीटोसिन नाम के प्रोटीन केमिकल के शुरू और बंद होने के कारण होता है, जिसे फीमेल्स चाइल्ड बर्थ के दौरान भी महसूस करती हैं। इंसान सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान और यहाँ तक कि गले लगने पर भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है। ये एक तरह का हैप्पी हार्मोन है जो हमें अच्छा फील करवाता है। ये सिर्फ केमिकल नहीं है जो ये डिसाइड करे कि हम कैसे बातचीत करें और कॉन्शियसली बिहेव करें, बल्कि हम भी जानवरों की तरह बिहेवियर के सबकॉन्शियस पैटर्न को फॉलो करते हैं। रिसर्चर्स ये पता लगाना चाहते थे कि नॉर्मल कंडीशन में लोग कितना आज्ञाकारी होते हैं। इसके लिए एक लाइब्रेरी में एक रिसर्चर ने लोगों से उनके पास मौजूद फोटोकॉपियर का यूज करने के लिए कहा और उनसे पूछा कि क्या वो उनके सामने रखी टाइपिंग मशीन का यूज कर सकते हैं। बिना ज्यादा बात के 40% लोगों ने मना कर दिया। लेकिन जब रिसर्चर्स ने दूसरे लोगों को एक कारण देकर मशीन का यूज करने को पूछा तो मना करने का रेट 6% तक गिर गया। इस तरह हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह सबकॉन्शियस रूल के एक सेट को फॉलो करते हैं। जब हमसे नॉर्मली कोई बातचीत की जाती है तो हम सामने वाले की बातचीत के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, और जब तक कोई कारण ना दिया जाए हम एग्री नहीं करते। इस तरह अपनी लाइफ के पूरे मालिक होने के बजाय हमारा मैक्सिमम बिहेवियर उन फैक्टर से डिटरमाइन होता है जिन पर हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है। लोग स्टीरियोटाइप्स और लेबल पर भरोसा करते हैं जो इस बात को इन्फ्लुएंस करता है कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप निष्पक्ष और ओपन माइंडेड हैं? हम में से कई लोग इन क्वालिटीज पर गर्व करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी थिंकिंग के नीचे छुपी हुई कई अनक्लियर धारणाएं पहले के बनाए हुए बिलीफ होते हैं। इन धारणाओं में से एक ये है कि हम किसी के बाहरी रूप के बेस पर उसके कैरेक्टर के बारे में राय कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टडी में पाया गया कि अगर लोग बिना दाढ़ी मूंछ कटवाए और रिंकल्ड और गंदे कपड़ों में एक दुकानदार को देखते हैं और दूसरे को टाई और प्रेस किए हुए कपड़े पहने हुए देखते हैं तो उनके अकॉर्डिंग जज करते हैं। स्टडी में रिसर्चर्स को पता चला कि जिन लोगों ने रिंकल्ड और गंदे कपड़े पहने हुए थे उन्हें लोगों ने ऐसे ट्रीट किया जैसे उनमें कई कमियां हैं, जबकि जिन लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे उन्हें सही तरीके से देखा गया। इस कंडीशन में आपने देखा कि कैसे लोग सबकॉन्शियस फीलिंग से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा बिहेव करते हैं। ये तो सिर्फ एक है, इसके अलावा हमारे माइंड में दबी हुई कई धारणाएं होती हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है। एक स्टडी के लिए अमेरिका में इम्प्लिसिट एसोसिएशन ने एक टेस्ट में लोगों को स्क्रीन पर कुछ फोटो दिखाए और उनसे उसके बारे में कमेंट करने के लिए कहा गया।
इस टेस्ट का एक चौंकाने वाला रिजल्ट ये था कि 70% लोगों ने काले लोगों को फेलियर और गोरे लोगों को सक्सेस जैसे शब्दों से जोड़ा, और उस रेशो में कई लोग ऐसे भी शामिल थे जो खुद को नॉन रेसिस्ट या ब्लैक मानते हैं। इन छिपी हुई धारणाओं का ये केवल एक एग्जाम्पल नहीं है, ये धारणाएं वास्तव में हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं। ये बिलीव्स हमें जाने अनजाने में बूढ़े लोगों को लापरवाह और कम दिमाग वाला और औरतों को आदमियों की तुलना में कम काबिल के रूप में लेबल करने के लिए इंस्पायर करती हैं। मीडिया और कल्चर इस तरह की धारणाओं को फैलाने में हेल्प करता है। ये घटनाएं सोसाइटी में इतनी इफेक्टिवली चल रही हैं कि इससे बचने के लिए बहुत कोशिश करनी होगी। इसके लिए उन धारणाओं की पहचान करना सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। हम उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताकर इन डिसीजंस या धारणाओं से बचने की कोशिश कर सकते हैं जिन्हें हम लेबल करते हैं, क्योंकि साथ रहने से उनके बारे में समझने और साथ मिलकर काम करने की फीलिंग्स आती है, जिससे लेबलिंग को ओवरराइड करने में हेल्प मिलती है। फाइनल लेसन ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। ग्रुप के साथ पहचान करने की हैबिट ग्रुप मेंबर के फेवर में और नॉन मेंबर के खिलाफ धारणा को बढ़ावा देती है। हम सभी के पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप जेंडर, नेशनैलिटी, पॉलिटिक्स और रिलीजियस बिलीफ जैसे ग्रुप्स होते हैं। हम अपनी पहचान को उस कंडीशन के आधार पर बदलते हैं जिसमें हम खुद को पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूयॉर्क में रहने वालों को ज्यादा वेल्थ और रेस जैसे फैक्टर से एक अलग ग्रुप में बांटा गया था, जिसमें लोग एक दूसरे से बटे हुए थे। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ तो लोगों ने इन पहचानों को पिघलते हुए देखा और मिलकर मजबूत बनने के लिए सभी ने खुद को न्यूयॉर्कर्स के रूप में देखना शुरू किया। अपने ग्रुप के लोगों के साथ हमारे थॉट बहुत मैच करते हैं, इसलिए हम अक्सर दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में उस ग्रुप के मेंबर की राय से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं और आसानी से एग्री हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर्स और हेयर ड्रेसर जैसे प्रोफेशन के एक रिसर्च में पाया गया कि वो सभी अपने प्रोफेशन के लोगों को उनकी पसंद और डाइवर्सिटी के लिए दूसरे प्रोफेशन के कंपैरिजन में ऊंचा दर्जा देते हैं। ग्रुप के लिए हमारा लगाव हमें दूसरे ग्रुप के मेंबर से एक्सीलेंस या बेहतर महसूस करने के लिए इंस्पायर करता है। एक रिसर्च में वासिली कैंडिस्की और पॉल क्ले नाम के दो ऐसे आर्टिस्ट को लाइव परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। एक को सबसे बेस्ट और दूसरे को एवरेज परफॉर्म करने के लिए कहा गया। नॉर्मली तो बेस्ट परफॉर्मर को सभी ऑडियंस द्वारा पसंद किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे सिंगर की ऑडियंस ने उनके एवरेज परफॉर्मेंस पर भी उनका ही साथ दिया, उन्हें ही पसंद किया। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि एक ग्रुप का हिस्सा होने से हमें साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है और हम उन लोगों के लिए धारणा दिखाते हैं जो ग्रुप के मेंबर नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ग्रुप पूरी तरह से सही है या नहीं। हम हमेशा जाने अनजाने में दूसरों के कंपैरिजन में अपने ग्रुप का ही फेवर लेते हैं। हम क्या खरीदते हैं से लेकर किसे वोट देते हैं, हम लाइफ में अपने चुने जाने वाले ऑप्शंस को बेस बनाते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि मौसम या कंपनी के नाम का प्रोनाउंस उसके शेयर परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, लेकिन वो करते हैं। जिन कंपनियों का नाम बोलने में मुश्किल होता है उनके फेल होने की संभावना उन कंपनियों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है जिनके नाम का प्रोनाउंस करना आसान होता है। हमारी कई परचेज इस तरह के छोटे रीजन के बेस पर की जाती हैं। ये ऐसे रीजन हैं जिनके बारे में हम कई बार अनजान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एक्सपेरिमेंट में क्लब में बैकग्राउंड म्यूजिक ने कस्टमर्स को अलग अलग देश की शराब खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस किया। जब स्टेज पर फ्रेंच गाना बजाया गया तो ज्यादातर लोगों ने फ्रेंच शराब खरीदी, और जब जर्मन गाना बजाया गया तो ज्यादा जर्मन शराब खरीदी गई। जब पूछा गया तो कस्टमर ने ये मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सबकॉन्शियसली वो इससे इन्फ्लुएंस हुए थे। ये सिर्फ हमारी परचेजिंग हैबिट में नहीं है, यहाँ तक कि हम पॉलिटिकल पोजीशन पर पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना उनकी पॉलिसीज के बजाय उस बेस पर करते हैं कि उनके मेन लीडर कैसे दिखाई देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल चुनाव के रिजल्ट्स को अपने फेवर में करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी फेमस और लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले इंसान को अपनी पार्टी के लीडर के रूप में उतारती हैं। तो दोस्तों, इस बुक का मेन मैसेज ये है कि हम इस बात से अनजान होते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम क्या करता है। एग्जाम्पल के लिए खतरे से बचने के लिए, खाना ढूंढने या पावरफुल बनने के लिए ये हमेशा कुछ करता रहता है। ये इसी तरह से काम करने के लिए डेवलप हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसे समझ सकते हैं, बल्कि इसके जरिए हम अपने साथ होने वाली घटनाओं को एक्यूरेसी के साथ याद करने में सफल रहते हैं। इसकी बनाई हुई धारणाओं से हम एक स्पेसिफिक ग्रुप में रहना कंफर्टेबल मानते हैं। बुक से हमने कुछ प्रैक्टिकल लाइफ आइडियाज भी समझे, जैसे अपने फेवर में डिसीजन लेने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। अगर आप बात करते टाइम किसी की आंखों को देखते हैं, उसे सुनते टाइम उनकी आंखों और चेहरे के दूसरे हिस्सों को देखते हैं, तो आप अपना इन्फ्लुएंस करने की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। ये सबकॉन्शियसली पावर की मेंटालिटी को दर्शाता है, जिससे सामने वाले को सबकॉन्शियसली आपकी पावर का एक्सपीरियंस होता है। इसलिए दूसरों से आई कांटेक्ट बनाकर बात करें। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी बॉडी और माइंड को शांत रखें। अगर हम काम पर जाने में लेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी एड्रेनल हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, जिससे हमारा कॉन्शियस माइंड काम के बारे में कुछ ऐसे डिसीजन लेने लगता है जिसके बारे में हम आमतौर पर अनजान होते हैं।
इसी के साथ रिसेंट होने वाली घटनाएं और फिजिकल एक्टिविटीज प्रेजेंट में हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसलिए जब हम किसी घटना से घबरा जाते हैं या डर जाते हैं तो सबकॉन्शियसली अपने आप को कम अट्रैक्टिव मानने लगते हैं। भले ही हम झूठी मुस्कान से अपनी खुशी को इजहार करने की कोशिश करें, लेकिन झूठी मुस्कान दूसरों का दिल जीतने के लिए काफी नहीं है। इसलिए रिलैक्स होकर इंपॉर्टेंट डिसीजन लें, क्वालिटी के बेस पर सामान खरीदें, आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस होकर नहीं। क्लब में ड्रिंकिंग से रिलेटेड सॉन्ग बजते टाइम ज्यादातर लोग वाइन पीना पसंद करते हैं, जबकि जब गाना ना बज रहा हो तो फूलों वाला प्रिंटेड मेन्यू लोगों को खाना खाने के लिए इंस्पायर करता है। इसके अलावा हम अट्रैक्टिव पैकेजिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब उसके अंदर भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे, लेकिन कई बार असलियत में सामान अट्रैक्टिव पैकिंग के कंपैरिजन में बेहतर नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को इमीडिएटली लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपकी स्क्रीन पर है आपकी अगली वीडियो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें आप सबकॉन्शियस की पावर के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो से 11 मिलियन से ज्यादा लोगों को मदद मिली है। आई एम श्योर आपको भी मिलेगी।